हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईपीओ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो हम लोगों ने एंड किया था प्रोस्पेक्टस पे। अब वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपनी अपनी सारी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में शेयर करती है एंड प्रोस्पेक्टस भी दो टाइप्स के होते हैं, DRHP एंड RHP। DRHP स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड RHP स्टैंड्स फॉर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कंपनी जब आईपीओ के लिए प्लान करती है तो DRHP प्रिपेयर करती है, जिसमें आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं एंड ये सेबी को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। जब सेबी अप्रूव कर देती है देन RHP दैट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रिलीज किया जाता है। इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है लाइक आईपीओ प्राइस बैंड या प्राइस रेंज, डेट्स, इशू साइज एक्सेट्रा। कंपनी जो प्राइस रेंज डिसाइड करती है उसमें जो मिनिमम प्राइस होता है उसको लोअर बैंड प्राइस या बेस प्राइस बोला जाता है एंड मैक्सिमम प्राइस को अपर बैंड प्राइस या सीलिंग प्राइस नाम से रेफर करते हैं। अब प्री डिसाइडेड डेट पे इशू ओपन होता है सब्सक्रिप्शन के लिए एंड इन्वेस्टर्स जिनको भी लगता है इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी और बिजनेस, वो बिड सबमिट करते हैं। रिमेंबर, बिड सबमिट करते हैं अभी, मतलब कंपनी ने जो प्राइस रेंज डिसाइड किया होता है उसके बेसिस पे बिड सबमिट करते हैं एंड जैसे जैसे लोग बिड सबमिट करते जाते हैं वो रिकॉर्ड होता जाता है एंड इसको एग्जैक्टली बोलते हैं बुक बिल्डिंग। मतलब इशू मैनेजर्स के पास पूरा डिटेल्स होता है, कितने बिड्स आए हैं, किस प्राइस पे आए हैं। इस स्टेज पे अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं। सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है 3 डेज का, मतलब इशू कभी भी ओपन और क्लोज नहीं हो सकता। देयर इज 3 डेज का टाइम पीरियड जिसके बीच में जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनको बिड सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट, जब सब्सक्रिप्शन पीरियड ओवर हो जाता है तब स्टार्ट होता है अलॉटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, अगर इशू लेस देन 90% सब्सक्राइब हुआ है, से 1 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे ओरिजिनली, बट केवल 78,000 शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए बिड्स आई हैं, तो इन दैट केस इशू कैंसिल कर दिया जाता है एंड इन्वेस्टर्स को उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। सो टू सेफगार्ड दिस, यहाँ पे रोल आता है अंडर राइटर का। कंपनी के इशू मैनेजर्स पहले से ही यूजुअली अंडर राइटर्स अपॉइंट कर लेते हैं। अंडर राइटर का काम क्या होता है? अंडर राइटर जो मिनिमम लिमिट होती है सब्सक्रिप्शन की उसको अचीव करने में हेल्प करता है। अंडर राइटर उतना शेयर्स बाय करता है जिससे कि 90% का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे अभी जो एग्जाम्पल देखा, आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स केवल 78,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए, बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए 90,000 शेयर्स का, नहीं तो इशू कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर राइटर 12,000 या इससे ज़्यादा शेयर्स बाय करेगा एंड यहाँ पे अंडर राइटर को कुछ कमीशन भी मिलता है इसके लिए, जिसको बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। अब जब शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें यूज़ किया जाता है लॉटरी सिस्टम। पहले क्या होता था, जो जितना ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसके उतने ज़्यादा बेटर चांसेस रहते थे अलॉटमेंट मिलने के, बट अब ऐसा नहीं है। अब सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे आप मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करो या उससे ज़्यादा। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स पहले से डिसाइडेड होते हैं जो कि आपको अप्लाई करना है एंड अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसके मल्टीपल्स में अप्लाई कर सकते हो एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्राइस 15,000 के आसपास होता है। सपोज कंपनी ने इशू प्राइस बैंड डिसाइड किया है 990 to 1000, तो यहाँ पे आपको 15 शेयर्स का बिड करना होगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 14,850 का अगर आप लोअर प्राइस बैंड चूज करते हो बिडिंग के लिए एंड 15,000 अगर आप अपर प्राइस बैंड चूज करते हो बिडिंग के लिए। यहाँ पे आपके बिड अमाउंट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनल इशू प्राइस कैसे डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स से। कंपनी का प्राइस बैंड है 990 to 1000
एंड 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है कंपनी। सो ये है फर्स्ट सिनारियो। यहाँ पे किस प्राइस पे कितने बिड्स आए हैं ये मेंशन्ड है। सो 990 पे 1800 शेयर्स की बिड है, 995 पे 450 की, 998 के प्राइस पे 91,500 शेयर्स की एंड 1000 पे 6,250 शेयर्स की बिड है। अब इसमें कैसे अलॉटमेंट होगा? यहाँ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% या इससे ऊपर होना चाहिए एंड जो शेयर सेल कर रहा है उसको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। सो 90% का क्राइटेरिया तो 998 पे फुलफिल हो रहा है, तो बाकी सबको रिफंड दे देते हैं। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो जिन लोगों ने 1000 पे बिड किया है उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तो कंपनी इन दैट केस लॉटरी सिस्टम यूज करेगी शेयर्स अलॉटमेंट के लिए। लेकिन जो लोग 1000 पे बिड किए हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि वो 2 रुपीज़ पर शेयर ज़्यादा पे कर रहे हैं अगर उनको अलॉटमेंट मिलता है तो। यहाँ पे एक और रूल है सेबी का कि कंपनी पैसा रिफंड कर सकती है बट पैसा और रेज नहीं कर सकती है आफ्टर क्लोजर ऑफ बिडिंग प्रोसेस। सो कंपनी यहाँ पे फाइनल प्राइस डिसाइड करेगी 998 का एंड जिन इन्वेस्टर्स ने 1000 पे बिड किया है उनको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से उनको रिफंड दे देगी कंपनी। बट उन लोगों का क्या जो कम प्राइस पे बिड किए थे 990 पे और 995 पे, वो भी तो बोल सकते हैं कि बैलेंस अमाउंट ले करके शेयर इशू कर दिया जाए उनको। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट में होगा ये। सो इन लोगों की बिड्स कैंसिल हो जाएंगी एंड उनको पूरा रिफंड इशू हो जाएगा। एंड अगर कंपनी विद इन डिफाइंड टाइमलाइन लोगों को पैसा नहीं रिफंड कर पाती है तो उस केस में कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी उन लोगों को एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट सिनारियो। यहाँ पे थोड़ा सा अंडर सब्सक्राइब हुआ है इशू, बट क्योंकि मोर देन 90% सब्सक्रिप्शन है सो इशू तो कैंसिल नहीं होगा। बट यहाँ पे प्राइस क्या डिसाइड होगा, क्योंकि हाईएस्ट बिड्स 1000 पे हैं बट यहाँ पे 90% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी कंपनी फाइनल प्राइस 998 ही डिसाइड करेगी। बिकॉज 998 एंड 1000 पे बिड्स का टोटल करें तो वो 90% का क्राइटेरिया अचीव हो जाता है। तो अब कंपनी लॉटरी सिस्टम यूज करेगी एंड जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा 1000 रुपीज़ के बिड के अगेंस्ट में उनको कंपनी 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रिफंड कर देगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सिनारियो। यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन 79.7% ही है बट क्राइटेरिया होता है जैसा कि हमने डिस्कस किया 90% का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट कि अंडर राइटर 10.3% शेयर सब्सक्राइब कर ले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा एंड सबको 990 के प्राइस पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। एंड देन जिन लोगों ने हायर प्राइस पे बिड्स लगाई थी उनको एक्सेस अमाउंट का रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इशू अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इशू कैंसिल हो जाएगा एंड सारे इन्वेस्टर्स को पूरा रिफंड मिल जाएगा। अब देखते हैं लास्ट सिनारियो। यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो कि सीलिंग प्राइस था वहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है कंपनी को एंड टोटल इशू देखें तो 2.23 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो स्ट्रेट अवे जिन लोगों ने लोअर प्राइस पे बिड्स लगाई थी उनके बिड्स कैंसिल हो जाएंगे एंड रिफंड मिल जाएगा उनको। एंड 1000 प्राइस वाले बिडर्स को लॉटरी सिस्टम के थ्रू शेयर अलॉटमेंट मिल जाएगा एंड जिनकी बिड्स कैंसिल होंगी उनको रिफंड इशू हो जाएगा। सो ऐसे वर्क करता है अलॉटमेंट प्रोसेस। सो आप जब भी किसी इशू को बिड करें अपर प्राइस बैंड पे बिड करें सो दैट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट कैंसिलेशन ना हो एंड अगर लोअर प्राइस फाइनलाइज होगा और आप लकी हुए आपको अलॉटमेंट मिला तो एक्सेस मनी आपको कंपनी रिफंड कर देगी। अब आगे बढ़ते हैं। सो जिनको भी अलॉटमेंट मिलता है फाइनली उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड अलॉटमेंट मिलने के बाद इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं थ्रू देयर ट्रेडिंग अकाउंट। एट लास्ट अब बात करते हैं ASBA सिस्टम की अस्बा फैसिलिटी की, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट।
जो मनी मूवमेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, वो इस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सो पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई आईपीओ अप्लाई करना है तो आप मैनुअली पहले फॉर्म फिल करो, जो अमाउंट बनता है वो नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करके रिसिप्ट अटैच करो या चेक अटैच करो एप्लीकेशन के साथ। एंड क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस होता था तो आपका पैसा काफ़ी दिन के लिए ब्लॉक हो जाता था, एंड अगर आईपीओ नहीं मिला तो रिफंड मिलता था, बट वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। टाइम तो एक पॉइंट है, बट यहाँ आप अगर देखो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लूज करते थे लोग। से अगर किसी ने 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया एंड एट द एंड उसको अलॉटमेंट नहीं मिला तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने तक पैसा ब्लॉक रहता था। अगर आप 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देखो तो द इन्वेस्टर इज लूजिंग 334 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। कई लोग ज़्यादा का भी बिड करते थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अच्छी खासी थी। सो लेटर ऑन सेबी केम विथ अ फैसिलिटी ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पैसा एप्लीकेशन के साथ डेबिट नहीं होता है आपके बैंक अकाउंट से। इसमें क्या होता है, जब कोई आईपीओ अप्लाई करता है ASBA फैसिलिटी के थ्रू, तो जो भी बिड अमाउंट होता है उस अमाउंट को बैंक ब्लॉक कर देता है आपके ही अकाउंट में, जब तक आईपीओ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। आप उस पैसे का यूज़ नहीं कर सकते एंड आप फेक एप्लीकेशंस भी नहीं डाल सकते कि पैसा नहीं है फिर भी अप्लाई कर दिया, जैसा कि पहले कुछ केसेस में होता था। लोग चेक्स दे देते थे बट बैंक में उतना बैलेंस नहीं होता था। एग्जैक्टली होता यह है कि बैंक आपके स्पेसिफाइड अमाउंट को ब्लॉक कर देता है, फ्रीज कर देता है, जैसे ही आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में ही रहता है तो आप उस पैसे पे इंटरेस्ट भी लूज नहीं करते हैं। अब 2 कंडीशंस होंगी, या तो अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। अगर अलॉटमेंट होगा तो ये ब्लॉक्ड अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा एंड आपको शेयर्स मिल जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। बट इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो बैंक आपका ब्लॉक्ड पैसा रिलीज कर देगा एंड आप फ्रीली उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट बेनिफिट ये है इस फैसिलिटी का कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए बैंक या सेबी आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। असबा फैसिलिटी अवेल करने के लिए ये कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पैन कार्ड एंड सफिशिएंट बैंक बैलेंस। अब बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की एंड सही आईपीओ कैसे चूज़ करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अमीर बनने की स्कीम नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है, बट कई बार आईपीओज डिस्काउंट पे भी लिस्ट होते हैं, मतलब इशू प्राइस से भी कम प्राइस पे। किसी भी आईपीओ को 3rd डे ही अप्लाई करें। रिटेल एंड अदर कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रेस्पॉन्स देखने के बाद, बिकॉज जितना ज़्यादा इशू ओवर सब्सक्राइब होगा लिस्टिंग गेन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, बट ये नेसेसरी नहीं है कि लिस्टिंग गेन मिले ही। 3rd पॉइंट, जो भी कंपनी आईपीओ ला रही है उसके बारे में थोड़ा जाने, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि इसको होल्ड करना है या बस लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट हो जाना है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पीएसयूज के आईपीओज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये यूजुअली फेयरली प्राइस्ड होते हैं एंड रिटर्न भी अच्छा मिलता है इसमें इन फ्यूचर। आजकल आईपीओज ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं काफ़ी, तो ध्यान से इन्वेस्ट करें। सपोज कोई आईपीओ 13 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 13 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन को ही अलॉटमेंट मिलेगा। सो यहाँ पे लकी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये कर सकते हैं कि अच्छे आईपीओज में रेगुलरली अप्लाई करते रहें एंड साथ ही साथ स्टॉक्स भी सर्च करते रहें जो अच्छे प्राइस लेवल्स पे मिले। आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है तो आप इससे भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप हिस्ट्री देखो तो बहुत सारे ऐसे आईपीओज भी हैं जिन्होंने अच्छे लिस्टिंग गेन दिए हैं, थोड़े टाइम तक अच्छा रिटर्न दिया, बट उसके बाद प्राइस ऐसा गिरा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें फंस गए। सो एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी है सही टाइम पे। गाइज, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा आईपीओ क्या होता है एंड कैसे काम करता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।